नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। द लोकनीति ने कल एक रिसर्च के माध्यम से, एक शोध के माध्यम से एक खबर, एक रिपोर्ट छापी थी अपने वेबसाइट पर और उसके बाद उसको लोगों ने पढ़ा, बहुत पसंद भी किया। कुछ लोगों ने फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से बोला कि आप इसका एक वीडियो बना करके लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा सुटेबल होगा, ज़्यादा कन्वेबल होगा, लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। वेबसाइट पे जो खबर लिखी गई है इसी का एक बेहतर वीडियो आप बना दें, तो उसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक तरफ तो आप देखिए कि अतिथि विद्वान का एक बड़ा सा ग्रुप, करीब 3000 से 4000 लोग प्रभावित, उनके कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर धरना दे रहे हैं जिनको पूछा नहीं जा रहा है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, बहुत एम्फेसिस के साथ जोर देकर इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि उनको वास्तव में पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। एक तरफ तो वो है और दूसरे तरफ एक ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों को ले लिया गया है MPPSC के थ्रू, जो अपनी क्वालिफिकेशन भी नहीं पूरी करते हैं और पूरे प्रक्रिया में इतनी ज़्यादा धांधली है, इतने ज़्यादा नियमों और प्रक्रियाओं को बाईपास किया गया है कि स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यही जो अभी सत्ता में लोग हैं, यही जब विपक्ष में थे तो इसको व्यापम 2 का नाम दे रहे थे। अचानक से इनका मोह भंग होना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर खाने में। तो एक पत्रकार के तौर पे आप क्या कर सकते हो? हाथ पैर चला सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाहर ला सकते हो, लोगों के डोमेन में इसको पहुंचा सकते हो और लोग उस पर रिएक्ट करते हैं तो सरकार उस पर थोड़ी सी अपनी भूमिका को लेकर के बाध्य होती है, अपनी बातों को लेकर के लोगों तक आने के लिए थोड़ा सा बाध्य होती है। यही प्रयास है हमारा। तो MPPSC ने 2018 में 29/5/2018 को एक विज्ञापन जारी किया। MPPSC ने, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक विज्ञापन जारी किया और उसने बताया कि उसको लाइब्रेरियन चाहिए मध्य प्रदेश के कई सारे महाविद्यालयों के लिए और स्पोर्ट्स ऑफिसर की जरूरत है। विज्ञापन के साथ विज्ञापन की जो लिस्ट है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि कैंडिडेट को अपनी आहारता पूरी करनी होगी। अब प्रश्न ये है कि आहारता क्या होता है? आहारता मतलब अगर आप महाविद्यालय लेवल पे टीचिंग का काम करना चाहते हैं तो UGC के गाइडलाइन के तहत या तो आपको नेट होना पड़ेगा, या तो राज्य की जो परीक्षा होती है स्लेट वो होना पड़ेगा, या तो आपको PhD होना पड़ेगा। ये बिल्कुल अनिवार्य है और इस बात पर विज्ञापन में बल दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन, ऑल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी होगी उसको पूरी तरह से। वो जब क्वालिफाई होगा तभी वो फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरने के लिए उसको आहारता पूरी करनी होगी। ये हिंदी में लिखा गया है। अब आप समझिए कि जब ये क्राइटेरिया है जो अब मैंने आपको बताया, तो हर कैंडिडेट को क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ेगी तभी वो महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मैं नहीं नेट हो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि जो बॉडी, जो इंस्टीट्यूशन इस परीक्षा को करा रही है उसकी जिम्मेदारी होती है और ये प्रक्रिया है कि वो सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, उसको चेक करे कि वो कहीं फर्जी तो नहीं है, फेक तो नहीं है, कैंडिडेट कोई जाली तो नहीं है, व्यापम में जैसे हुआ था उस तरह की चीज़ों को चेक किया जाता है। अब जब ये वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है तो उसको बाईपास कर दिया जाता है। क्यों बाईपास कर दिया जाता है? ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है और उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली, परीक्षा में बैठे भी, पास भी हुए। उदाहरण क्या है? पहले आप विज्ञापन की प्रति जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कैंडिडेट को अपनी आहारता पूरी करनी होगी, लेकिन जो प्रोसेस है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको बाईपास किया गया। कौन से प्रोसेस को बाईपास किया गया? स्क्रूटनी वाले को, वेरिफिकेशन वाले को, कौन सा कैंडिडेट परीक्षा में बैठ सकता है, इस प्रक्रिया को बाईपास कर दिया गया। उदाहरण क्या है मेरे पास? उदाहरण है कि एक मैडम है पूर्णिमा जोशी, उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की 10/12/2018 में। 10/12/2018 में परीक्षा की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो थी 4/7/2018, यानी कि जिस दिन उनकी परीक्षा हुई उसके 5 महीना बाद उन्होंने अपनी PhD की डिग्री ली। तो इससे पहले परीक्षा में बैठने की अनुमति कैसे उनको मिल गई जब आहारता ही पूरी नहीं थी? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई ये परीक्षा में बैठे भी, परीक्षा का रिजल्ट भी आया और मैडम पास भी हो गई। अब परीक्षा का रिजल्ट कब आया? परीक्षा का रिजल्ट आया 7/12/2018 को और मैडम का PhD कब अवार्ड हुई? 10/12/2018 को, यानी कि परीक्षा का रिजल्ट आने के 3 दिन बाद मैडम PhD हुई। परीक्षा के रिजल्ट होने के बाद 3 दिन बाद मैडम क्वालिफाई हुई परीक्षा में बैठने के लिए। गजब बात है, कैसे बैठ गई?
कौन इनको अलाउ कर दिया? और सिस्टम में बैठे, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग फ्री में तो ऐसा करेंगे नहीं। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझिए, खुल के बोलने की आवश्यकता नहीं है, डरता नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है इस बात को इस तरह समझाने की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या वो कंप्लीट कर रही है। और ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, दरअसल ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। हमने जहां से इसको प्राप्त किया है ये यूनिवर्सिटी के थ्रू प्राप्त किया है, और यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा है कि मैडम को पीएचडी किस डेट में अवार्ड हुई, 10/12/2018 को। अब आते हैं नंबर 2 पर। एक तो एक नमूना हो गया, ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें। अब आते हैं निमित्ता संख्या 2, यानी कि जो दूसरा घपला है। दूसरा घपला है आरक्षण की व्यवस्था। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में आरक्षण है, मंडल कमीशन के बाद उसमें और सारे रिकमेंडेशन ला करके पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। आरक्षण की सुविधा हर नागरिक को मिलती है जो उस वर्ग से आते हैं, ये उनका अधिकार भी है। लेकिन जो राज्य की परीक्षाएं होती हैं उसमें आरक्षण का लाभ उसे ही मिलेगा जो व्यक्ति राज्य का होगा। मसलन अगर मैं ओबीसी हूं और मैं दूसरे राज्य का हूं तो मैं मध्य प्रदेश में ओबीसी कोटे में नहीं आ सकता, यहां पर मैं सामान्य वर्ग में मुझे फाइट करना पड़ेगा। एमपीपीएससी में जो लोग बैठ रहे हैं परीक्षा देने, वो केंद्र की लोक सेवा में नहीं बैठ रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग में नहीं बैठ रहे हैं, वो राज्य की लोक सेवा आयोग में बैठ रहे हैं। और राज्य के लोक सेवा आयोग में आरक्षण कैटेगरी में वही लोग आएंगे जो उस राज्य के डोमिसाइल होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी होंगे। अब इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बाहर के हैं और उनको एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में लिया तो गया, आरक्षण के कैटेगरी में लिया तो गया, लेकिन वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, और बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है, कि भाई क्या मध्य प्रदेश के युवा और कम से कम एससी एसटी ओबीसी वर्ग के युवा रोजगार पा गए हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या उन्होंने अप्लाई नहीं किया था? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बार बार कमलनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि हम उसी कंपनी को अलाउ करेंगे अपने राज्य में जो कंपनी मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी देगी और इस बात का हमको लिखित जो है प्रॉमिस देगी? भाई जो कंपनी आएगी प्राइवेट, वो दे ना दे अलग मुद्दा है, लेकिन जो कंपनी आपके हाथ में है, कंपनी सरकार, उसमें तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों बाहर के लोग लिए गए? मेरा क्वेश्चन बाहर के लोगों से नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि आरक्षण की उस व्यवस्था को जो है किस तरह से बाईपास किया गया। ये सब कमलनाथ की सरकार के समय नहीं हुआ, ये सब हो रहा था शिवराज के समय। लेकिन जब कमलनाथ बार बार इसी परीक्षा को व्यापम 2 का नाम दे रहे हैं तो इस पर जांच नहीं क्यों करा रहे हैं? और जांच करा करके इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा है, निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या हो रहा है? सरकार का तो पक्ष हमें पता ही नहीं है। सरकार के लोग तो ईद के चाँद हो गए, बात ही नहीं करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सिलेक्टिव लोग बेवकूफ सा क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पता ही, रिसर्च ही नहीं करते। मध्य प्रदेश के मैक्सिमम मीडिया हाउस के 2-3 संस्थानों, 1-2 संस्थानों को छोड़ करके लोग पढ़ते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो ये जो सेलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम मानते ही नहीं कि कुछ है, वो जवाबदेही है। आप बैठ के बात करिए किसी अच्छे प्रेस वाले से, मेरे से नहीं, मैं तो अच्छा प्रेस वाला नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे से बात करिए, किसी पत्रिका वालों से बात कर लीजिए आप, कम से कम मैं नाम ले लिया तो समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया। ये निमित्ता संख्या 2 हुई। आपको स्क्रीन पर लगातार डॉक्यूमेंट्स, इसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाई जा रहे हैं। अब आते हैं निमित्ता संख्या 3, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसे हम कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। केंद्र की एक बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, किसी का प्रेशर नहीं है। उसने बहुत सारे गाइडलाइन जारी करती रहती है, किस तरह के यूनिवर्सिटीज को लेकर, कॉलेजेस को लेकर के, उसके बेंचमार्क को लेकर के। उसका जो लक्ष्य है, इस संस्था का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और इफेक्टिव और क्वालिटेटिव और अच्छा बनाया जाए। ये इसका काम है, इसका लक्ष्य, इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी। यूजीसी और मध्य प्रदेश के 7वें वेतन आयोग ने, जो 7th पे कमीशन एमपी का था, उसने ये कहा कि स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन जो होंगे ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आएंगे। और टीचिंग स्टाफ की जो उम्र है, चूंकि उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता, इसलिए टीचिंग स्टाफ की जो रिटायरमेंट की उम्र है 65 वर्ष है। लेकिन नॉन टीचिंग वालों की कम है, क्योंकि उनको थोड़ा फिजिकल वर्क रहता है, इसलिए उनको 62 ही रखा गया है। तो इसी नियम के तहत कि वो लोग नॉन टीचिंग फैकल्टी हैं। और उन्होंने कहा कि नॉन टीचिंग फैकल्टी हैं तो जो लोग इस में भर्ती होने आ रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए? या तो लाइब्रेरियन का होना चाहिए या तो स्पोर्ट्स पर्सन का होना चाहिए। वो अगर टीचिंग करके आ रहे हैं तो भाई गलत है, वो एक्सपीरियंस कैसे काउंट हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आप अगर मान लीजिए ट्रैक्टर चलाने जानते हो तो आपको कह दिया जाए जहाज उड़ाने के लिए, तो आप उड़ा पाएंगे? बेसिक क्वेश्चन है। तो आपने यहां पर यूजीसी के गाइडलाइन की धज्जियां बिगाड़ दी पूरी तरह से। यूजीसी के गाइडलाइन की धज्जियां बिगाड़ी गई और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें ऐसे लोगों को लिया गया है जिनका जो एक्सपीरियंस, मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस टीचिंग का है।
और टीचिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर इनको लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स पर्सन की नौकरी दे दी गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि एक ही यूनिवर्सिटी से, जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, वहां से 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया। पहली बात तो 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया एक ही विश्वविद्यालय के एक ही कैंपस से में जो पढ़ा रहे थे, और पांचों के पांचों अपनी अहर्ता क्वालिफिकेशन बेसिस पे अगर देखा जाए तो पूरी नहीं करते हैं। एक व्यक्ति के साथ गलत हो सकता है कि गलत प्रक्रिया के तहत उसकी जो भर्ती गलती से हो गई, सरकार ये कह सकती है, लेकिन 5 के 5 लोग एक ही यूनिवर्सिटी से सभी के सभी क्वालिफाइड नहीं है, उनको ले लिया गया, तो ये क्या है? क्यों ना माना जाए कि भ्रष्टाचार नहीं है? एक तर्क दीजिए आप सत्ता में बैठे लोगों, एक तर्क दीजिए कि क्यों ना माना जाए कि भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है, व्यवहारिक ही नहीं लगता कि एक यूनिवर्सिटी से 5 लोगों को ले लिया गया और 5 के 5 लोग जो है अपनी अहर्ता पूरी नहीं करते। ये संयोग तो हो नहीं सकता, निश्चित रूप से इंटेंशनली किया गया है। और जो लोग क्वालिफाइड नहीं है उन लोगों को लेना और जो लोग क्वालिफाइड है उन लोगों को ना लेना, ऐसा रिस्क सरकार क्यों लेगी? क्यों लेगी? किसी ना किसी एवज में लेगी। एवज क्या होता है? जो कुछ भी एवज होता हो उसको क्या कहते हैं? करप्शन कहते हैं। अब आते हैं आगे आते हैं अनियमितता संख्या 4, जो उस दिन कल के रिसर्च का अंतिम पॉइंट है जिसका मैं आज वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ड्यूअल लेयर है अनियमितता की। यूजीसी का फिर से यहाँ पर जिक्र आएगा, मतलब इस संस्था को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है शिक्षा माफियाओं ने बिल्कुल पूरी तरह से। यहाँ पर तो स्थिति तो भी ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हो शिक्षा पे काम करने में, तो आप उत्तर प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटीज का कॉलेजों का निकाल के देखिए, इतनी बद से बदतर स्थिति जिसका कोई जवाब नहीं। तो यूजीसी की तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है यहाँ के शिक्षा माफियाओं के चक्कर में। तो इसमें इन्होंने बताया कि यूजीसी ने कहा है पीएचडी के संदर्भ में 2013 और 14 का उनका नोटिफिकेशन है, उस 14 के संशोधन है, असल में नोटिफिकेशन नहीं संशोधन है। 2013-14 जो है लेटेस्ट संशोधन, उसके बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है। यूजीसी ने उस संशोधन के जरिए बताया कि कौन सा व्यक्ति पीएचडी करवा सकता है। अगर मैं आपको पीएचडी करा रहा हूं तो जिस सब्जेक्ट में मैं आपको पीएचडी करा रहा हूं, मैं उसी सब्जेक्ट का लेक्चरर होना पड़ेगा मुझे। मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होऊंगा, तभी ना उसी सब्जेक्ट में किसी को शोध करवाऊंगा। यूजीसी ने कहा कि अगर कोई पीएचडी करवा रहा है, उसको गाइड कर रहा है, तो जिस सब्जेक्ट के लिए वो गाइड कर रहा है उस सब्जेक्ट का वो जो है लेक्चरर होना चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी में वो इस तरह का काम कर रहा है, गाइड करा रहा है, उस यूनिवर्सिटी में वो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, या साधारण भाषा में समझे तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर रीवा में, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिसको मैं मध्य प्रदेश का ऑक्सफोर्ड कहता हूँ। वहां पर क्या है कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री दी नहीं जा रही है, मैं उसको लिखता हूं कि सेल की जा रही है, बेची जा रही है। कितने में बेची जा रही है आप कभी स्टूडेंट बन के जाइए, पता चल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। भारत में छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो खुलेआम होते हैं, उसको तो आप भूल जाइए। तो ये जो है आप वहां जाइए, वहां पर क्या किया गया, 2013 और 14 के इस गाइडलाइन को की धज्जियां बिगाड़ी गई। ऐसे जो प्रोफेसर जिस टीचर के हैं उससे अलग हट करके दूसरे सब्जेक्ट के लोगों को पीएचडी गाइड करा रहे हैं। अब वो आदमी पढ़ करके डॉक्टरेट डिग्री लेकर के कितना अच्छा लेक्चरर बन जाएगा, आप खुद सोचिए। अब गाइड भी कर रहे हैं और डिग्रियां भी दे रहे हैं इन्हीं डिग्रियों के बेसिस पे। तो देखिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर यूजीसी की धज्जियां बिगाड़ रही है, लेकिन यूजीसी ही नहीं, एमपीपीएससी जो यहाँ की राज्य लोक सेवा आयोग है मध्य प्रदेश की, उसने भी बिगाड़ा। क्योंकि उन्हीं डिग्रियों के आधार पे जो लोगों ने इस परीक्षा में अप्लाई किया उनको परीक्षा में बैठने भी दिया गया, उनकी डिग्री की स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई समझ में नहीं आ रहा है, उनको पास भी कर दिया गया। और एक उदाहरण हमारे पास और एक मैडम है शिल्पा शर्मा। शिल्पा शर्मा ने यहाँ से की है पीएचडी। इस वक्त वो नरसिंहपुर के साई खेड़ा में एक कॉलेज में, शासकीय कॉलेज में टीचर के तौर पे तैनात हैं। मतलब जो भी है उनका, शायद वो वहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफिसर के तौर पे तैनात हैं और वहाँ पर वो पढ़ाने, उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। अब ये इन्होंने यहाँ से की है पीएचडी अवधेश प्रताप सिंह के कॉलेज से, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से, रीवा से। जो इन्होंने किस सब्जेक्ट में किया है, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। विभाग क्या था इनका, शारीरिक शिक्षा में इन्होंने पीएचडी की है। इनका विभाग था शिक्षा विभाग, मतलब विभाग शिक्षा विभाग और पीएचडी की है शारीरिक शिक्षा में। और जो आदमी इनको गाइड कर रहा था वो सोशियोलॉजी का लेक्चरर है, और उस डिग्री के बेसिस पे एमपीपीएससी ने उनको शिक्षक बना भी दिया, जाइए आप काम करिए। तो इस तरह की अनियमितताएं हैं, जो मैंने 4 अनियमितताएं यहाँ से खोज के निकाली हैं। मुख्य रूप से 4 ऐसी अनियमितताएं हैं, और एक एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ तक तो हम पहुंच गए हैं, कुछ तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। जो अगला पार्ट हम बनाएंगे इससे रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड, उसमें हम आपको और सारी चीजें एक्सपोज करके बताएंगे कितनी कितनी अनियमितताएं हैं। अधिकारियों के नाम है,
तो कुल मिलाकर के उस सरकार में खूब दमन हुआ, खूब ज्यादा घोटाले हुए, लेकिन इस सरकार ने, जिसने इसको व्यापम का नाम विपक्ष में रहते हुए दिया था, जांच क्यों नहीं करा रही है? किस आधार पे नहीं कराया जा रहा? और ज्वाइनिंग वगैरह तो इनकी सरकार में भी लगातार इसी के तहत हुई है, हो रही है इवन, तो क्यों नहीं इस पे जांच कराई जा रही? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समझिए इस मॉडल को, कि आप सोचिए कि आपने कभी सुना है कि लोक सेवा आयोग ने घोटाला किया है? एक आध दो रेयर केस आपने सुने होंगे। लोक सेवा आयोग को, इस बॉडी को पर लोग ट्रस्ट करते हैं। मसलन कैंडिडेट्स, उत्तर प्रदेश में जो एसएससी की लेवल की जो परीक्षाएं होती है उसमें कोर्ट रोज जो है रोक लगा देती है। रेलवे की जो परीक्षा होती है एसएससी की, जो सेंट्रल की जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है वो लेती है, तो उसमें भी रोक लग जाती है, कोर्ट लगा देती है। लेकिन मुझे नहीं याद आता कभी किसी आईएएस को, आईपीएस को का रिजल्ट रोक दिया गया हो, क्योंकि जो है केंद्र की जो लोक सेवा आयोग है वो भ्रष्ट है। तो केंद्र की लोक सेवा आयोग भ्रष्ट अभी तक नहीं पाई गई है। रेयर केस अगर कहीं हो तो उसको मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी राज्य से अगर शुरुआत हो रही है लोक सेवा आयोग को भ्रष्ट होने की, तो उसमें दिक्कत है। और जब इस मामले में आरटीआई लगाकर के एमपीपीएससी से पूछा गया कि क्या आपने डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको एक लिस्ट मिली थी उस शिक्षा विभाग से, जिसके आधार पर हमने आगे की प्रक्रियाएं पूरी की। तो सवाल ये है कि लिस्ट, परीक्षा आप करा रहे हैं, बॉडी आप हैं, पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आपका गठन ही इसलिए हुआ है कि आप एक फेयर एंड फ्री परीक्षा करवाएं, उसके तहत क्वालिटी प्रोडक्ट को लाएं सिस्टम के अंदर। तो आप क्यों विभाग की मान रहे हैं जबकि आप स्वायत्त संस्था हैं? क्यों विभाग की उस लिस्ट पे आप भरोसा कर लिए? और ये कहना कि विभाग ने लिस्ट दिया है, आनाकानी नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप थोपना है। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है जिसको मैं एड्रेस कर रहा था, और मैंने बहुत मेहनत से इसमें चीज़ों को निकाला है, और बहुत साहस से भी, क्योंकि बहुत आम बात नहीं है कि आप एक सत्ता के सामने बैठ करके आंख से आंख मिला के, इस दौर में जब हम देखेंगे जैसे कविताओं पर मुकदमा दर्ज होता हो, तो इस तरह की चीज़ों को लेके आना साहस भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरा देखिए भी, समझिए भी, और उसको शेयर भी करिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए द लोक नीति के साथ बने भी रहिए। धन्यवाद।